भगत सिंह के माँ बाप ने उनकी शादी तय कर दी, परंतु वह इस शादी के लिए तैयार न थे। इसीलिए उन्होंने अपने घर छोड़ने का निश्चय किया और वे बंगाल चले आए। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप के संपादन विभाग में भगत सिंह को स्थान देकर इस प्रश्न का हल कर दिया। अब भगत सिंह ना रहकर बलवंत सिंह हो गए थे और प्रताप में वो वही नाम से लिखते थे। इस व्यवस्था के होने से कुछ दिन पूर्व तक अखबार बेचकर अपने खाने पीने का काम उन्होंने चलाया। अब भगत सिंह क्रांतिकारी दल के आदमी थे और दल का काम ही उनका काम था। उसी समय कानपुर पर पुलिस का दबाव बढ़ गया और विद्यार्थी जी ने भगत सिंह को कानपुर से हटाकर जिला अलीगढ़ की तहसील खैर के एक गांव शादीपुर भेज दिया। वहां भगत सिंह शादीपुर के नेशनल स्कूल में हेडमास्टर बनकर रहने लगे। एक दिन भगत सिंह ने अपने प्रिय मित्र रामचंद्र के नाम एक पत्र लिखा। पत्र पढ़कर रामचंद्र चौंके और तुरंत जयदेव गुप्ता के पास जा पहुंचे। पत्र में सख्त हिदायत दी थी कि वे उनका पता किसी को भी ना बताएं। इस पत्र में भगत सिंह ने श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का ही पता लिखा था। दादी श्रीमती जयकौर सख्त बीमार थी और भगत सिंह को एक बार देखने के लिए तड़प रही थी। सरदार किशन सिंह ने वंदे मातरम में विज्ञापन छपवाया था कि भगत सिंह जहां भी हो लौट आए, उनकी दादी बहुत बीमार है। उसी समय की बात है, यह विज्ञापन श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने पढ़ा था, पर तब उन्हें क्या पता था कि उनका लाडला बलवंत सिंह ही भगत सिंह है और विख्यात क्रांतिकारी सरदार किशन सिंह और सरदार अजीत सिंह का वंश पुष्प है। श्री जयदेव गुप्ता और श्री रामचंद्र जब विद्यार्थी जी के पास पहुंचे तब यह भेद खुला। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से पता लेके वे शादीपुर पहुंच गए। वे स्कूल में पहुंचे तो भगत सिंह ने उन्हें पहले ही देख लिया और वहां से खिसक गए। इस कारण से श्री रामचंद्र और जयदेव को उनसे बिना मिले ही वापस लौटना पड़ा। बाद में भगत सिंह के पिता श्री किशन सिंह ने अपने मित्र तथा कानपुर के कांग्रेसी नेता मौलाना हशरत मोहानी को पत्र लिखा कि वे भगत सिंह को ढूंढकर उन्हें घर पहुंचाने में मदद करें। भगत सिंह की दादी बहुत बीमार है और वे भगत सिंह से मिलने को बहुत तड़प रही है। मौलाना मोहानी श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले तथा भगत सिंह तक जा पहुंचे। बहुत समझाने बुझाने और अनेक यत्नों के बाद भगत सिंह घर लौटे। मार्च सन 1924 में अकाली आंदोलन ने अपना मोर्चा ननकाना साहब से हटाकर जैतों में जमाने का निश्चय किया। अकालियों के जत्थे जैतों के लिए चल पड़े। सरकार ने पूरी शक्ति लगाकर विरोध करने का फैसला कर लिया कि इन जत्थों को कोई सहयोग ना मिले और लोग परेशान होकर तितर बितर हो जाएं। अकालियों के एक जत्थे को बंगा होते हुए जैतो जाना था और उसके स्वागत की व्यवस्था सरदार किशन सिंह को करनी थी, मगर उन्हें बीमे के काम से बंबई जाना था। स्वागत का दायित्व भगत सिंह को सौंपकर वे बंबई चले गए। सरकार ने सरदार किशन सिंह के कुटुंब भाई सरदार बहादुर दिलबाग सिंह फर्स्ट क्लास ऑनरी मजिस्ट्रेट को बंगा से होकर जाने वाले जत्थों से निपटने का दायित्व सौंपा गया। दिलबाग सिंह ने घोषणा कर दी कि जो कोई जत्थे को जरा भी सहयोग देता पाया गया उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की थी कि इस इलाके में जत्थे को खाना पीना तो दूर रहा, सूखा पत्ता भी ना मिलेगा। वह यह सिद्ध करना चाहते थे कि इन जत्थों को कोई महत्व नहीं है। इस कार्य के पीछे वह अपनी उन्नति का सपना देख रहे थे। भगत सिंह ने परिस्थितियों को देखा, सोचा व समझा। उसके प्रतिपक्षी थे सरदार बहादुर और उनके साथ सरकारी शक्ति। भगत सिंह के पास था सिर्फ आत्मविश्वास। भगत सिंह बोलते थे प्रेम की भाषा। जत्थे के स्वागत में ही गांव की प्रतिष्ठा है। दोनों ओर तैयारी जारी थी। ग्रामवासी हृदय से भगत सिंह के साथ थे, किंतु भगत सिंह आगे आए तथा
उन्होंने चंद साथियों के साथ घर घर पहुंचकर लोगों से कहा कि जत्थे की स्वागत की सारी चीजें जैसे दूध, रोटियां, सब्जी आदि तैयार करके चुपचाप उनके घर पहुंचा दें। दूसरे गांवों के लोगों को योजना दी गई कि वे चीजें तैयार कर गन्ने के खेत में निश्चित समय पर पहुंचा दें। भगत सिंह के साथियों ने योजनाबद्ध तरीके से सारी चीजें एकत्रित की और नियत समय पर जत्थे के रुकने के स्थान पर पहुंचा दी। अंत में निश्चित दिन आ गया। लोग आश्चर्य व उत्सुकता से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। सबने देखा कि जत्थे का स्वागत खूब धूमधाम से किया गया। भगत सिंह ने उनके ठहरने की ही व्यवस्था नहीं की, वरन उनके स्वागत में सभा करके उसमें भाषण भी दिया, जिसमें सरकारी दमनकारी नीतियों की घोर निंदा की गई थी तथा साफ साफ कहा गया था कि सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, सरकार विरोधी आंदोलन जारी रहेंगे और जनता को उनमें हिस्सा लेने से कोई रोक नहीं सकता। गांव के लोगों ने जब यह भाषण सुना तो निडर होकर घरों से निकल पड़े और जत्थे की स्वागत समारोह में शामिल हुए। जत्थे के नेता भगत सिंह के इस प्रयास से इतने खुश हुए कि धन्यवाद देने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। जत्था अपने मिशन में दोहरी सफलता पाकर जैतों के लिए रवाना हो गया। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि भगत सिंह में कितनी संगठन शक्ति और वे किसी अवसर पर पिस्तौल का घोड़ा दबाकर धमाका कर देने वाले जोशीले जवान ही नहीं, किसी पार्टी का नेतृत्व कर सकने योग्य नेता है। वे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहे थे। सरदार भगत सिंह वाक्पटुता के धनी थे। उनके वाणी में अद्भुत ओज और तेज होता था। जब वे किसी मंच पर बोलते थे तो युवा उनकी ओर खींचे चले आते थे। लेकिन यह सही है कि वे नेहरू जी की तरह के नेता तो थे नहीं जिन्हें देश भर में बोलने के लिए बुलाया जाए। फिर भी भगत सिंह राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान के बाद युवाओं के सबसे चहीते और आदर्श थे और यही कारण है कि देश और समाज में जो स्थान सरदार भगत सिंह को मिला वह किसी अन्य क्रांतिकारी को न मिल पाया। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये तीन ऐसे महान व्यक्तित्व भारत में हुए जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह आदर्श और श्रद्धा के साथ नमन किया जाता है। आज भी देश ही नहीं विदेशों में भी इन तीन महान क्रांतिकारियों की गाथाएं सुनाई जाती हैं और खासकर भगत सिंह तो भारत की तरह पाकिस्तान में भी लोकप्रिय हैं। यहाँ पर खत्म होती है भाग 2। अब हम अगले भाग में सुनेंगे वीर अर्जुन में पत्रकारिता।